Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, I am Rabia Akram, Assistant Professor in English, Government Degree College, Kerod Pakka. So I have already introduced you with this chapter, The Unconscious Artist, written by Gilbert Haidt. This is my second lecture on this chapter. I know that you have already been aware of the content that is described in this chapter because I have very clearly described the main features of this main points of this essay. Now we shall keep focus on the text, and I also advise you to try to understand, to make efforts to understand and to learn this text, because this text is very important for you, not only from the point of view of A paper, but also from the point of view of B paper. From A paper you have to answer the questions based on these essays. Short essay type questions you will answer 4 from one chapter, and also you will have to write summary based on any essay. Along with this, in B paper you have a comprehension question, Pressy and comprehension. Comprehension and Pressy writing question, and this question also comes from textbook. So those students who understand the text, they can answer well. Plus we have a question of paraphrase and plus translation from Urdu into English. So these are the questions of B paper, but they are also focused from these text books. तो ये टेक्स्ट बुक है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ इसकी इम्पोर्टेंस को समझें और इसकी टेक्स्ट को याद करने की कोशिश करें, अपनी वोकेबलरी पावर बढ़ाएं. तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आपकी लर्निंग एज है और अभी आपने वर्ड्स सीखने हैं, वोकेबलरी सीखनी है और आपने एफ़र्ट्स करनी है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. और ये जो आप एफ़र्ट्स करेंगी अंडरस्टैंड करने के लिए, वो आपकी कभी भी फ्रूटलेस नहीं जाएंगी, बेकार नहीं जाएंगी. जो भी आप इसकी वोकेबलरी पढ़ेंगी, टेक्स्ट अंडरस्टैंड करेंगी, आपका कंप्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग का 20 नंबर का एक सवाल आता है बी पेपर में, और उसकी जो टेक्स्ट ली गई होती है, वो जो उसके अंदर जो लाइंस दी जाती हैं, वो आपके ये एसेस की बुक्स, जो 2 बुक्स हैं, इनमें से किसी एक बुक में से, किसी एक चैप्टर में से आती है. अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं उस टेक्स्ट को, अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं. अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ और आप पहली दफ़ा एग्ज़ामिनेशन हॉल में पढ़ रही हैं, तो होपफुली आप उसको मिसअंडरस्टैंड करके उसके गलत आंसर दे देंगी. और सेकंड, मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन आता होता है पैराफ्रेज का, 10 नंबर का ये सवाल होता है, इंग्लिश पैराग्राफ होता है और उसको इंग्लिश में ही लिखना होता है. तो वो भी अक्सर इसी टेक्स्ट बुक में से ही आता है. अगर आप टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करती हैं, आपने मीनिंग याद किए हुए हैं, तो आप उसको अच्छा आंसर दे सकती हैं. और सेकंड जो पैराग्राफ आता है उर्दू में और आपने उसकी इंग्लिश बनानी होती है, तो वो भी अक्सर ऐसा करते हैं कि ये जो आपकी कंप्रीहेंशन, ये जो आपकी सिलेक्शन की बुक है, एंथोलॉजी की बुक है, इसी में से कोई पैराग्राफ को ट्रांसलेट उर्दू में किया हुआ होता है और आपको कहा जाता है इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें. तो अगर आप अंडरस्टैंड करती हैं वोकेबलरी को, वर्ड्स को आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है. तो जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल उनको ज़रूर मिलता है, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती. द अनकॉन्शियस आर्टिस्ट, ये ऐसे है लाशऊरी फ़नकार. ये गिलबर्ट हाइट जो एक साइंसदान था, उसने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे लिखा है और बर्ड्स के बारे में है, और उसने बर्ड्स को फ़नकार कहा है. तो जो मेरा पहला ऐसे था, उसमें मैंने आपको, पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको सारे इसके मेन पॉइंट डिस्कस कर दिए थे.
तो राइटर जिस बात पे फोकस कर रहा है, जो टाइटल भी है इस ऐसे का, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स तो कॉन्शियसली काम करते हैं आर्ट के, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो अनकॉन्शियसली आर्ट को डिस्प्ले करते हैं। और राइटर इसमें आपको बताएगा कि किस तरह जो बर्ड्स होते हैं ये ह्यूमन बीइंग्स के नियरेस्ट हैं अपनी क्वालिटीज़ के अंदर, ये ह्यूमन बीइंग के नियरेस्ट हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बर्ड्स के बारे में हैं जो मुझे भी तब पता चली थी जब पहली दफ़ा मैंने ये ऐसे पढ़ा था। और इतनी अच्छी अलग क्वालिटीज़ बर्ड्स की इसमें बताई गई हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत नॉलेज आएगा और साइंटिफिक और अच्छा नॉलेज इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पहले देखते हैं। इफ़ यू कल्टिवेट द सेंस ऑफ वंडर यू कैन फाइंड ब्यूटी इन एवरी living thing, not only in the obviously handsome animals like tiger and their domestic cousins, not only in the most admired fish like salmon and in the most elegant insects like butterflies, but even the grotesques of nature. तो कल्टिवेट का मतलब होता है डिवेलप, वंडर का मतलब होता है सस्पेंस, सरप्राइज। अगर आप अपने अंदर तजस्सुस की हिस्स को डेवलप कर लें, पैदा कर लें, तो आपको ना सिर्फ आला किस्म के हैंडसम एनिमल में ब्यूटी नज़र आएगी जैसे कि टाइगर है और दूसरे उसके कज़न मतलब कि जो उसके साथ के दूसरे एनिमल्स हैं, बल्कि दुनिया के जो ग्रोटेस्क समझे जाते हैं, भद्दे, बैड लुकिंग, उनके अंदर भी आपको ब्यूटी नज़र आ जाएगी। और ये भी कहते हैं कि नॉट ओनली इन द मोस्ट एडमायर्ड फिश लाइक सैल्मन एंड द मोस्ट एलिगेंट इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई। खूबसूरती ना सिर्फ खूबसूरत तरीन फ़िश के अंदर, सैल्मन के अंदर नज़र आती है, ना सिर्फ खूबसूरत तरीन बटरफ्लाइज के अंदर नज़र आती है, बल्कि जो नेचर में ग्रोटेस्क समझे जाते हैं, बैड लुकिंग समझे जाते हैं, उनके अंदर भी आपको ब्यूटी नज़र आती है। द इंट्रिकेट लॉबस्टर, द वियर्डली एंगुलर मैंटिस, द हम्बल बट वैल्यूएबल प्रोटोजोन एंड द सिनिस्टरली स्माइलिंग सर्वाइवल द क्रोकोडाइल। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सब के अंदर आपको, चाहे वो झींगा है, चाहे वो कोई और जानवर है, चाहे वो इसी तरह क्रोकोडाइल है, जो बज़ाहिर देखने में लोग समझते हैं कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ खूबसूरत नहीं होता, लेकिन अगर उनको भी अगर आप उनकी ट्रेड्स भी देखें तो आपको उनके अंदर भी ब्यूटी नज़र आ जाएगी। येट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ये मेन पॉइंट है जिसकी तरफ ये राइटर आ रहा है। ऑफ ऑल आर कंपेनियंस ऑन दिस प्लानट द मोस्ट डाइवर्सली ब्यूटीफुल आर सर्टनली द बर्ड्स। अब ये पॉइंट है जिसकी तरफ राइटर आया है और जो इस ऐसे का मेन पॉइंट हो गया कि सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत है इस कायनात के अंदर, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल of all the living things, of all our companions on this planet, the most diverse beautiful are certainly the birds। तो ये वो पॉइंट है जिसकी तरफ वो आ रहा है, जिस पर ये फोकस है। देखें पहले पैराग्राफ के अंदर ही उसने अपना फोकस बता दिया। नॉट ओनली दैट, ऑल्दो दे आर सो रिमोट फ्रॉम अस इन एंसेस्ट्री एंड सो अनलाइक अस इन मैनी ऑफ देयर हैबिट्स, in some ways they are of all the animal kingdom the closest to man, the closest to man। ये उसने वर्ड्स यूज़ किए। इस तरह के वर्ड्स आप अपनी समरी में भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स देने में भी लिख सकते हैं कि राइटर जो छोटे छोटे फ्रेजेस यूज़ करता है ये भी आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में करके लिख सकती हैं। सो अपनी हैबिट्स के अंदर और एनिमल किंगडम में रिमोट का मतलब होता है दूर, एंसेस्टरी में मतलब कि जब हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है तो बर्ड्स का बच्चा किस तरह से पैदा होता है, इंसान का बच्चा किस तरह से पैदा होता है और एनिमल्स के बच्चे किस तरह से पैदा होते हैं, तो उसको स्टार्ट से ही जब हम कंपेयर करते हैं हर स्टेज डेवलपमेंट की, हर स्टेज को हम कंपेयर करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उस एंसेस्टरी में
डेवलपमेंट की स्टेजेस के अंदर अगरचे हमें लगता है कि बर्ड्स रिमोट हैं, दूर हैं डेवलपमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट डेवलपमेंट होती है इंसान के बच्चे की और एक परिंदे के बच्चे की, लेकिन जब वो पैदा हो जाते हैं तो फिर ये राइटर ये कहते हैं कि हैबिट्स के अंदर, अपनी आदत के अंदर और कुछ दूसरे वेज तरीक़ों में वो ह्यूमन बीइंग्स के क्लोजेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा करीब हैं। और यही वो चीज़ है जो आज हमने देखनी है कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी ट्रेड्स हैं, कौन सी हैबिट्स हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर बर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स से मिलते हैं। और वो उसने वैसे बात नहीं किया, रीजंस देकर बात किया, मिसालें देकर बात किया। ऑफ कोर्स द ट्रू नेचुरलिस्ट वुड डिनाई दिस। अब देखिए अगला पैराग्राफ, इसमें पहले बात उसने अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को अपोज किया है कि जो फितरत को सही तौर पर नेचुरलिस्ट होता है, जो फितरत को पढ़ता है, वो इसका इनकार करेगा। एवरी साइंटिस्ट इज़ ऑलवेज वेरी ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो हर साइंसदान एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से वेरी होता है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से केयरफुल होता है। अच्छा, और एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जिसके अंदर बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, उसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। जानवरों में इंसानों वाली खसूसियात देखना, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जानवरों में इंसानों वाली क्वालिटीज़ को स्टडी करना, इसको कहते हैं साइंटिफिकली, इस टर्म को कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो हर साइंसदान बहुत ज़्यादा वेरी मतलब केयरफुल होता है। द मिस्टेक ऑफ जजिंग दैट बिकॉज एन एनिमल बिहेव्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, I think it thinks and feels like a human being. That is valuable caution to bear in mind. Still, the remarkable thing about the birds is not that they sometimes behave like human beings, but rather that human beings often behave like birds. अब ये बात आ गई है, राइटर ने एक और नई बात आपके सामने कही है कि साइंसदान कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो फलां एनिमल है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर एक नई बात राइटर ने आपके साथ डिस्कस की है। वो कहते हैं कुछ ट्रेड्स, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स एनिमल की तरह, बर्ड्स की तरह बिहेव करते हैं। One of the fundamental activities of the human race is art, decoration, ceremonial, stylized play. Call it okay. What you will, it is art. The cavemen painted splendid pictures in their caves. Even the most primitive tribes love singing and dancing. All men and women on earth take trouble to decorate their homes and their bodies and their equipment, whether such decoration consists of a few brass bowls or of a glittering Cadillac. These activities are artistic. The only other things on the planet which consistently engage in the same kind of activity are the birds. तो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ कुछ इस पैराग्राफ के अंदर राइटर ने डिस्कस की हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की हैं। डेकोरेशन आ गई, अपनी बॉडी की डेकोरेशन, अपने कपड़ों की डेकोरेशन, अपने घर की डेकोरेशन इंसान करते हैं। सेरेमोनियल का मतलब होता है सेरेमनी से रिलेटेड, तकरीब से, मतलब कि एक मौके पे किस तरह से तैयार होना है, दूसरे मौके पे किस तरह से तैयार होना है। स्टाइलाइज्ड प्ले, और इसको आर्ट कहते हैं। और फिर केव मैन, जो सबसे शुरू वाले प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव होते हैं कदीमी या इब्तदाई शुरू वाले, सिंपल जिनकी लाइफ होती थी और वो गारों में रहते थे, उनके घर नहीं थे, तो उनके अंदर भी अगर हम देखें तो उन्होंने भी अपने केव्स में बहुत अच्छी पिक्चर्स बनाई हुई हैं जो कि आर्ट की अलामत है कि उनके अंदर भी आर्ट था। फिर उसके बाद लोग अपने घरों को, अपने बॉडीज़ को, अपने इक्विपमेंट का मतलब होता है सामान को डेकोरेट करते हैं, चाहे वो कोई पित्तल के बर्तन हों, ब्रास बाउल हों, ग्लिटरिंग कैडिलैक हो, पित्तल के बर्तन हों, या फिर उनके आराइशी सामान हो, घर की शानदार आराइशी चीज़ें हों। और इसी तरह की कुछ क्वालिटीज़ हमें बर्ड्स में भी नज़र आते हैं। 2 पैराग्राफ आपने पढ़ लिए, जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा इसका इमेज आ गया है। अब देखें 3rd पैराग्राफ, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स, इसमें डिस्कस की गई है कि बर्ड्स भी गुनगुनाते हैं और इंसान भी गुनगुनाते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ द बर्ड्स
एज आर्टिस्ट, बर्ड्स एज आर्टिस्ट। ये देखें, ये मेन उसका फोकस है, ये बात जो राइटर की है, ये उसका इस टाइम मेन फोकस है कि वो बर्ड्स को डिस्कस कर रहा है एज आर्टिस्ट। द फर्स्ट थिंग वी थिंक ऑफ देयर इज़ सिंगिंग। तो सबसे पहली चीज़ जिसमें हम कहते हैं परिंदे भी आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, वो उनकी है सिंगिंग। द साइंटिस्ट टेल अस दैट व्हेन अ बर्ड सिंग्स ही हैज़ वन चीफ एम इन व्यू टू इस्टेब्लिश अ होम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बर्ड सिंगिंग क्यों करते हैं। साइंसदान जिन्होंने उनको स्टडी किया वो कहते हैं जब वो घर बनाने लगते हैं वो उस टाइम सिंगिंग करते हैं कि मैं इस जगह पे घर बना रहा हूँ और मेरी तरह के बाकी जितने भी बर्ड्स हैं मैं उनको ऐलान कर दूँ कि कोई इस जगह पर ना आए, ये मेरी जगह है, ये मेरा घर है। तो वो जो साउंड निकालते हैं जो हमें सिंगिंग लग रही होती है, असल में वो भी पर्पसफुल होती है, उसका भी कोई ना कोई मकसद होता है। ही इज़ वार्निंग अदर मेल इंट्रूडर्स। ये देखें, ये लिखा हुआ, ही इज़ वार्निंग अदर मेल इंट्रूडर। इंट्रूडर होता है हमलावर। आउट ऑफ हिज टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है इलाका, हद, इलाका, जगह। वो अपने जगह से दूसरे मेल इंट्रूडर्स को बता रहा होता है। ऑफन ही इज़ सिंगिंग टू अ पॉसिबल मेट। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, एक तो घर बनाता है तो फिर वो दूसरे बर्ड को अवेयर कर रहा होता है कि इधर नहीं आना, यहाँ पर मैं घर बना रहा हूँ। दूसरी बात ये हो गई है कि जब अपने पॉसिबल मेट को, अगर वो मेल है तो वो फीमेल को, उसकी तरह की जो बर्ड फीमेल होती है उसको सिग्नल दे रहा होता है, इशारा दे रहा होता है, और उस सिग्नलिंग करते हुए, इशारा देते हुए वो सिंगिंग करता है। तो उसकी जो फीमेल होती है वो उस सिंगिंग से पहचान के और वो आ जाती है। होम ही हैज़ नॉट शेट एंड इनकाउंटर्ड। इनकाउंटर मतलब कि मीट, सी, जिसको अभी उसने देखा नहीं, मिला नहीं है, उसको बुलाने के लिए वो सिंगिंग कर रहा होता है। देन आफ्टर ही हैज़ फाउंड हर एंड बीन मेटेड, ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टू हर एंड चार्मिंग हर जस्ट एज ही डज बाय डिस्प्लेइंग हिज प्लूमेज एंड बाय स्टंट फ्लाइंग। तो फिर जिस तरह से प्लूमेज का मतलब होता है अपने फीदर्स, और स्टंट फ्लाइंग का मतलब होता है कलाबाजियाँ खा खा के जंपिंग करना। तो जब वो उसको मिलता है तो फिर उसके बाद वो एक तो जंपिंग करता है, अपने पैरों को फैलाता है, दूसरा सिंगिंग करता है। सो फार नो डाउट द सॉन्ग इज़ प्योरली फंक्शनल एंड स्कार्सली आर्टिस्टिक। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि फिर तो ये जो उसका सॉन्ग है ये फंक्शनल हो गया, ये सिर्फ आर्टिस्टिक ना रहा बल्कि ये फंक्शनल हो गया। फंक्शनल का मतलब होता है किसी फंक्शन से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, मतलब कि इसमें पर्पस है, मकसद है उसके सिंगिंग में। बट साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स आर ऑफन फोर्स्ड टू एडमिट दैट इट गोज़ बियॉन्ड दैट into regions where it begins to look like music, like art. One of them, the French naturalist Paul Barol, concedes that the song sometimes seems of a certain state of well-being। एक और पॉइंट आपके सामने आ गया कि एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट पॉल बैरल कहता है कि ये जो सॉन्ग होता है ये प्योरली फॉर प्लेजर होता है, समटाइम कॉज एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ अ सर्टेन स्टेट ऑफ वेल बीइंग। तो ये जो माइंड को जाहिर करता है, एक्सटर्नलाइजेशन होता है उसका इजहार, मतलब कि किसी के माइंड को तो आप नहीं देख सकते, लेकिन जब वो सिंगिंग करता है, कोई बात करता है तो उसको आप सुनते हैं, तब आपको आइडिया होता है कि इस टाइम इसके माइंड की कैसी कंडीशन है। तो जब बर्ड्स खुश होते हैं तो वो हैप्पी सॉन्ग गाएंगे, जब वो सैड होते हैं तो फिर वो सैड सॉन्ग गाएंगे। ही एड्स दैट ऑल्दो मोस्ट फीमेल्स आर म्यूट। म्यूट का मतलब होता है साइलेंट, म्यूट। अगरचे ज़्यादातर फीमेल जो बर्ड्स होती हैं वो नहीं सिंगिंग करती। सम बर्ड्स ऑफन गेटिंग मैरीड, लेकिन कुछ बर्ड्स मैरिज करने के बाद सिंग डुइट्स, डुइट गाते हैं, डुइट। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। कुछ बर्ड्स होते हैं मेल फीमेल, तो जब वो आपस में मिलते हैं फिर वो डुइट गाते हैं। डुइट का मतलब होता है कि ऐसा सॉन्ग जो टू बर्ड्स इस तरह मिल के गाते हैं या कोई भी ऐसे मिल के गाते हैं कि ऐसे महसूस होता है कि वो एक ही सिंगल वॉइस है। इतने ज़्यादा हार्मनी, तवाज़ुन के साथ इतने अच्छे तरीके से सिंगिंग करते हैं कि सुनने वाले को फील होता है ये एक साउंड है। डुइट गाते हैं।
The Guinean partridges harmonize so delicately that their utterance seems like a single song. तो गिनियन पैट्रिजेस यानी चकोर उर्दू में कहते हैं, ये ऐसा बर्ड है, वो इतने डेलिकेट अंदाज से शाइस्तगी से अच्छे तरीके से गुनगुनाता है कि ऐसा महसूस होता है कि उनका सॉन्ग एक सिंगल सॉन्ग है। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो इसमें आज हमने 3 पैराग्राफ डिस्कस कर लिए हैं द अनकॉन्शियस आर्टिस्ट्स के, और आपको पता चल गया कौन से इसके क्वालिटीज़ हैं जो बताई गई हैं, और यही आगे एलेबोरेट हो जाएंगी और इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके वर्ड मीनिंग मैं बार बार आपको कह रही हूँ, वर्ड मीनिंग के ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ। इनको टेक्स्ट अंडरस्टैंड करें, वर्ड मीनिंग याद करें, ये इंशाल्लाह आपको बहुत काम देगा। और एक क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करें, समरी प्रिपेयर करें। इसके थर्ड लेक्चर में अनकॉन्शियस आर्टिस्ट के थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।